बेचारी सास की शिव भक्ति। बबीता शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वो बहुत ही भोली भाली औरत थी। उनकी बहू शांति केवल नाम की ही शांति थी। उसने तो मानो उनके जीवन में तहलका मचा के रखा था। लेकिन ऐसा बबीता जी के मुताबिक था। अब इस बात में भाई कितनी सच्चाई है, चलिए हम देखते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ये क्या सुबह सुबह शोर मचा रखा है? थोड़ी भी तमीज नहीं है क्या? सोने तक नहीं देती हैं? माँ जी आरती कर रही हूँ। हाँ, जल्दी जल्दी करो अपना तामझाम और मेरे कमरे में कॉफी लेके आओ। फिर शांति आरती खत्म करके बबीता को कॉफी देती है। वहीं शाम के समय मंदिर हो आती हूँ। हे प्रभु, कैसी बहू दिए हो आप? आपकी भक्ति भी नहीं करने देती। आपसे मिलने के लिए मुझे चोरी चुपके मंदिर आना पड़ता है। अब जाती हूँ प्रभु, वरना अनर्थ हो जाएगा। फिर बबीता मंदिर से निकलने लगती है कि तभी उनकी कुछ पड़ोसनें उन्हें मिल जाती हैं। क्या हुआ बबीता? बहुत परेशान लग रही हो। हाँ, और अभी तुम रो रो कर भगवान से कुछ कह भी रही थी। क्या हुआ? ऑल ओके है ना? क्या बताऊं जीविता और सुहासी, तुम्हें तो पता ही है कि मेरी बहू कितनी जालिम है। बहुत सताती है, भगवान की भक्ति भी नहीं करने देती। अभी सुबह की बात ही ले लो। मैं सुबह सुबह भगवान की आरती गा रही थी कि तभी आगे मुझ पे चिल्लाने लगी। ये कोई मैनर्स वाली बात है क्या? सुबह सुबह शोर मचा के रखती है घर में और मेरी भक्ति की इंसल्ट करके चली गई। 10 बजे सो के उठने पर बेड कॉफी मांगती है। भगवान की भक्ति के लिए कौन ऐसा करता है भला? तुम्हारी बहू सच में बहुत बुरी है। ऐसे ही एक दिन बबीता अपनी कुछ बिगड़ैल सहेलियों के साथ किटी पार्टी करती है। शांति, ये क्या घर में धुआं धुआं कर रखा है? अब पूरे घर में घंटी क्यों बजा रही है? माँ जी संध्या आरती की घंटी बजा रही थी। इससे घर में शांति बनी रहती है। और ये तो धूप बत्ती का धुआं है। सब ढोंग है। अब जा यहाँ से। मेरी सहेलियों के लिए पैक बनाकर लेकर आ और हमें शांति से पार्टी करने दे। जिसके बाद ना चाहते हुए भी मजबूरन शांति अपनी सास के और उसकी सहेलियों के लिए पैक बनाती है। वहीं अगले दिन बबीता कॉल पर। हाँ रीमा, क्या बताऊं बेटी, तेरी जो भाभी है ना, एक नंबर की अय्याश है। कल अपनी सहेलियों को बुलाकर घर में शराब पी रही थी। इतना तक कि पैक भी मुझसे ही बनवा रही थी। मैंने संध्या आरती की तो मुझे कहती है ये घर में धुआं धुआं क्यों कर रखा है? इससे अच्छा तो हुक्के का धुआं होता है। इतना तक कि मुझे ढोंगी भी कहा। क्या भाभी इतनी अय्याश हो गई है? आप रोइए मत माँ, मैं भाई से बात करती हूँ। नहीं बेटी, भाई से कुछ मत बोल। मैं तो अपने शिव जी की भक्ति में लीन हूँ, वही दुख हरेंगे मेरे। फिर बबीता फोन रख देती है। ऐसे ही वो लोगों के सामने बेचारी भोली और शिव भक्त होने का दिखावा करती है और अपनी बहू को गलत बताती है। वही लोगों की नजरों में शांति गलत बन जाती है, जिससे लोग शांति को बहुत बुरा भला कहते हैं और बबीता उस पर बहुत जुल्म भी करती है। लेकिन शांति अपने भगवान की भक्ति में लीन रहती है। हे भगवान, किससे कहूँ अपना दुख? आप ही बताइए। मुझे विश्वास है एक ना एक दिन आप मुझे मेरी जुल्मी सास के अत्याचार से जरूर बचाएंगे। बबीता वहां आती है। तूने मुझे जुल्मी कहा? मैं तुझ पे जुल्म करती हूँ? रुक, अभी तुझे बताती हूँ जुल्म किसे कहते हैं। और ये पत्थर की मूर्ति थोड़ी ना तेरी सुनेगी। भगवान होते ही कहाँ हैं? ये सब तो ढोंग है। फिर बबीता चाबुक से अपनी बहू पर अत्याचार करने लगती है। वहीं शांति दर्द से करहा रही होती है। हे भोले बाबा, रक्षा कर प्रभु।
शांति की चीखें सुनकर मोहल्ले की औरतें चुपके से उनके घर में झांकने लगती हैं। कोई नहीं आएगा यहाँ, मेरा राज है। तभी वहां शिवजी प्रकट होते हैं और अपनी शक्ति से बबीता के चाबुक को रोक देते हैं। स्वयं शिवजी को सामने देखकर बबीता बिल्कुल हैरान हो जाती है। मुझे यकीन था मेरे प्रभु हमेशा मेरे साथ हैं। मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो। मेरी तपस्या सफल हुई। प्रभु आपकी असली भक्त तो मैं हूँ, ये लड़की ढोंगी है। प्रभु आप इसे सजा दो, ये मुझे चाबुक से मार रही थी। मैं तो बस अपना बचाव करने लगी, इसलिए चाबुक मेरे हाथ में आ गई। ईश्वर से कुछ भी छुपा नहीं है, जो पापी है उसे सजा अवश्य मिलेगी। इसके बाद अचानक से बबीता जी का चाबुक उन्हें ही पड़ने लगता है। प्रभु क्षमा करें प्रभु, मैं ही दोषी हूँ, मैं ही ढोंगी हूँ, मैं ही चालाक हूँ। प्रभु मुझे माफ कर दो, आइंदा मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। मैं अपनी बहू का खूब ख्याल रखूंगी। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। तभी शिवजी वहां से गायब हो जाते हैं। ये सब देखकर सभी हैरान थे। वहीं चुपके से ये सब देख रही सारी पड़ोसनों को भी बबीता का असली रूप दिख जाता है, जिसके बाद बबीता कभी भी अपनी बहू को नहीं सताती और वो भी भगवान की भक्ति में लग जाती है। राधिका बहुत छोटी थी जब उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। उसके पिता हमेशा शराब के नशे में धुत रहते थे। एक दिन नशे की हालत में उन्होंने शराब के लिए राधिका को सोनमती के हाथों बेच दिया। सोनमती राधिका की चचेरी बुआ थी। सोनमती की कोई भी औलाद नहीं थी, जिस कारण उसने राधिका को उसके पिता से खरीदा था। लेकिन अब उसे राधिका बोझ जैसी लगने लगी थी। बुआ, ये पढ़ाई क्या होती है? लोग पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनते हैं, मुझे भी बनना है। बड़ा आदमी बनना है? जा जाके काम कर, आई बड़ी पढ़ाई लिखाई करेगी। अरे तू इससे काम क्यों करवाती है? राधिका को मैं अपनी बेटी बनाना चाहती थी, लेकिन अपना खून तो अपना ही होता है ना जी। और जो लड़की बचपन में ही अपनी माँ को खा गई, वो मेरी क्या होगी? मैं तो उब गई हूँ इससे, और अब इसे पालना, फिर इसका ब्याह करना, सब जगह तो खर्चा ही खर्चा है। मेरे पास एक तरकीब है जिससे सारे पैसे वसूल हो जाएंगे। फिर भानु सोनमती के कान में कुछ कहता है और सोनमती भी मान जाती है। बेटी राधिका सुन, तैयार हो जा जल्दी से, तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। लेकिन बुआ, मैं तो अभी छोटी हूँ। अरे हम जब 9 साल के थे ना, तभी हमारा ब्याह हो गया था। ये छोटी मोटा कुछ नहीं होता। चल जल्दी तैयार हो जा। फिर सोनमती राधिका को तैयार करती है। वहीं राधिका से दुगनी उम्र का आदमी उसे देखने आता है। मुझे लड़की पसंद है। ये तो बुढ़ा है, मुझे इससे शादी नहीं करनी। मिर्ची से तेज जुबान है इसकी, मैं न बनाऊंगी इसे अपने घर की बहू। आप गुस्सा ना होइए, मैं ऐसे समझाती हूँ, ये ऐसी नहीं है। ठीक है। वैसे आप लोग एडवांस तो लाए हैं ना? हाँ हाँ, ये लीजिए, पूरा कैश है, 50 लाख गिन लो। जिसे देखकर सोनमती बहुत खुश हो जाती है। वहीं उनके जाने के बाद सोनमती राधिका पर खूब अत्याचार करती है। आज के बाद अगर तेरी जुबान खुली ना, तो कैंची से काट दूंगी। और कुछ ही दिनों में राधिका का ब्याह पंकज के साथ हो जाता है। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन धीरे धीरे पंकज के घर वाले बेचारी राधिका पर जुल्म करना शुरू कर देते हैं। फिर एक दिन, राधिका किधर हो? अरे ये मेरे लैपटॉप पर धूल जम गई है, इसे साफ कर देना। और हाँ, शाम को मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, तो ढंग से तैयार हो जाना। हाँ, इस पे ध्यान देना।
इसके बाद राधिका घर के काम में लग जाती है। पंकज जी ने लैपटॉप साफ करने को कहा था, ये बहुत गंदा हो गया है। इसके बाद वो लैपटॉप धुल कर रस्सी पर सुखाने को डाल देती है और घर का सारा काम करके तैयार हो जाती है। वहीं शाम को जब पंकज आता है और लैपटॉप की ये दशा देखता है तो वो राधिका पर बहुत गुस्सा होता है। मेरे लाखों का लैपटॉप और उसमें की सारी फाइल्स बर्बाद हो गई तेरी वजह से, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। कुछ देर बाद पंकज के दोस्त भी घर आ जाते हैं। बाकी घर वाले बाहर गए थे, जिस कारण सभी हॉल में ही बैठकर ड्रिंक पीने लगते हैं। अरे तेरी बीवी तो यार भला की खूबसूरत है, काश यार ऐसी बीवी मेरी भी होती तो मजा ही आ जाता। अरे कड़क माल है भाई, मैंने सुना है कि तू इसे खरीद के लाया है। हाँ, बीवी की रोक टोक किसे पसंद होती है, इसलिए इसे खरीद कर लाया हूं। नौकरानी और बीवी दोनों का काम एक ही में हो जाता है। इसकी खूबसूरती मदहोश कर देने वाली है, तू कहे तो। पंकज उसके दोस्तों का इरादा समझ चुका था। यही मौका है मेरे नुकसान की भरपाई करने का। इसके बाद तीनों दोस्तों में कुछ बातें होती है। ये ले चेक, पूरे 10 लाख का है। इसके बाद सोहन राधिका के कमरे में घुस जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और कुछ ही देर में जगन और पंकज भी वहां पहुंच जाते हैं और तीनों मिलकर राधिका के साथ कुकर्म करते हैं। राधिका रोती है, बिलखती है, लेकिन इन सब बातों से उन तीनों पर कोई भी असर नहीं होता, यहां तक कि पंकज पर भी नहीं। चुप हो जा, वरना ठीक नहीं होगा। वही राधिका को चुप कराने के चक्कर में तीनों उसका मुंह तकिए से दबा देते हैं, जिस कारण बेचारी राधिका की तड़प तड़प के मृत्यु हो जाती है। अपने जन्म से ही राधिका ने बहुत जुल्म सहा था, लेकिन बदले में उसे दुख और तकलीफ ही मिली और अंत में मौत। ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि हर कहानी में दोषी को सजा ही मिले, कभी कभार दुख केवल एक ही के हिस्से में होता है।